मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे एक स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंस की और हमारा सब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तैयारी है 2023 और 24 की। लेक्चर नंबर आज का 10 है। इससे पहले जरूरी सूचना, अभी तक यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, हमारा एक ऑफिशियल ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके गायत्री एजुकेशन क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको हमारा ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा GEC, वहां से डाउनलोड करें। वहां पे भी आपको लेक्चर्स सारे के सारे मिल जाएंगे और पेड लेक्चर्स भी आपको वहां पे मिलेंगे, फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपको वहां पे नोट्स भी हम वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और जिसको नहीं मिल पा रहा है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जानते हैं यूट्यूब में हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां पे उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले, एक नए तरीके के टॉपिक में। देखिए, लेक्चर नंबर 9 तक जो भी टॉपिक्स थे वो सारे बहुत इजी थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ऊपर, है ना, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आज इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो आपके सामने हमेशा की तरह पहले मैं रखूंगा एक क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, लेट एफ ऑफ जेड। देखिए, एफ ऑफ जेड अब एंट्री ले चुका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, यानी कि फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना, जेड प्लस जेड बार बाय 3, है ना, जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट है। देन इमेज ऑफ मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू √3 इज, तो हमें बताना है भैया इसकी इमेज क्या आएगी, है ना। देन इमेज ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू √3 इज, हमें बताना है वो इमेज कैसी होगी। क्या वो इमेज एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या वो इमेज सर्कल होगी, या वो इलिप्स होगी, या फिर वो पैराबोला होगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करने जा रहे हैं किस पे, कॉन्सेप्ट्स पे। तो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ये रहे। सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कि सर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्योंकि आपने वहां पे एफ ऑफ जेड को लिखा देखा है। ठीक, अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब हम कौन से फंक्शन पढ़ते थे, रियल फंक्शंस पढ़ते थे, रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शंस में मैं बिल्कुल आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल सी बात कहूँ, रियल फंक्शंस में आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन, रियल फंक्शन कैसा होता था कि भैया हम करते थे उसको इस तरीके से लिखते थे, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना यहाँ पे y, इसको रियल फंक्शन कहा जाता था। जहाँ पे आपको याद होगा कि भैया ये हमारे पास सारे x कहलाते थे, है ना, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी होते थे वो सारे के सारे क्या होते थे, x होते थे। x से एक यहाँ पे हम रूल डिफाइन करते थे, है ना, यहाँ पे क्या डिफाइन करते थे, एक रूल डिफाइन करते थे, उस रूल का नाम क्या होता था, f। ठीक, उस रूल का नाम क्या होता था, f। और जब x इस f के अंडर में जाता था तो हमें मिल जाता था कितना, f ऑफ x मिल जाता था। ठीक, यानी कि यदि ये कोई एक एलिमेंट हुआ करता था, यदि ये कोई एक एलिमेंट होता था तो x अंडर द f इज नथिंग बट द इमेज ऑफ x, इसको क्या बुलाया जाता था, इमेज ऑफ x बुलाया जाता था। कितनी बात समझ में आई, यानी कि x यदि एक एलिमेंट है तो इस f रूल के अंदर जाते ही ये f ऑफ x क्या होता है, इमेज को शो करता है। ठीक, ये रही एक बात। दूसरी बात याद होगा, इसको दुनिया वाले बोला करते थे डोमेन और इसको बोलते थे कोडोमेन। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कोडोमेन में ये जो f ऑफ x है, हम बोलते थे कि इन सबको एक नया नाम दे दो, एक नया नाम, तो इनको हम क्या बुलाते थे, y बुलाते थे, इसलिए इसको लिखा जाता था y बराबर f ऑफ x। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, क्योंकि यदि ये सेट x है तो ये सभी वायों का सेट है, इसलिए y का सेट हम क्या लिख दिए, y। तो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हुआ करता था कि भैया फंक्शन डिफाइन हुआ है कहां से कहां, सेट x से सेट y पे, जहां पे यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट x हैं और यहाँ पे, है ना, अंडर दिस f, ये x जैसे इस f में जाएंगे तो ये f बदले में एलिमेंट्स देगा और इन्हें क्या कहा जाता है, स्मॉल y। ठीक, इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इतना सिंपल फंक्शन हमने रियल फंक्शन पढ़ा है, तभी तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक, ये होते थे रियल फंक्शन में बात। अच्छा, जरा एक बात और सुनिएगा, यहाँ पे जो भी x है ये सिंगल, है ना, ये कैसे है, सिंगल वेरिएबल है। कैसे है ये, सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल, और यहाँ पे जो बदले में y भी आ रहा है वो भी किस तरीके का है, सिंगल वेरिएबल। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होगा भैया
कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा कहाँ से कहाँ, एक सेट से दूसरे सेट। अच्छा, अब यहाँ पे सर ये जो x और y लिया इसके बारे में भी एक बात याद दिला दूं कि ये रियल फंक्शन है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे बात चलती थी। यहाँ पे फंक्शन कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर तक बात जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ पे f ऑफ z लिखूंगा, यहाँ पे f ऑफ z, तो f ऑफ z मुझे क्या दे देगा भैया, w। जैसे वहां पे f ऑफ x मुझे y दे देता था, वैसे ही मुझे यहाँ पे f ऑफ z मुझे क्या दे देता है, w दे देता है। इसको भी यदि इसकी तरीके से बनाया जाए तो आप समझ पाएंगे कि ये वाला जो सेट कहलाएगा ये डोमेन प्लेन कहलाएगा, ठीक, ये क्या कहलाएगा, डोमेन प्लेन। और ये वाला जो सेट कहलाएगा ये इसका कोडोमेन प्लेन कहलाएगा, ठीक, कोडोमेन प्लेन। अब जरा सुनिएगा, जब मैं यहाँ पे से किसी z को, है ना, इस अंडर द रूल f में भेजूंगा तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा f ऑफ z, ठीक। अच्छा, लेकिन आपको खुद ही समझना है कि सर z के अंदर ऑटोमेटिक कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, ठीक। तो ये जो f ऑफ z मिलेगा ये भी दो वेरिएबल वाला मिलेगा, तो एक का नाम u रख दिया और एक का नाम v। जैसे हम रियल फंक्शन में करते हैं, यदि इधर x ले लिया तो अब इधर दोबारा x नहीं ले सकते, उसको क्या लिख देते हैं, y। तो यदि यहाँ पे x और y ले चुके हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, u और v। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये कहलाता है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, उसके जैसे यदि मैच करें, सर यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं बेटे, कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं। बदले में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बेसिकली कितने वेरिएबल्स अपने पास रखता है। अब देखिए, इसका डायग्राम बनाना पॉसिबल है ना, हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो यानी कि हम किसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर इसके लिए जो x एक्सिस है वो डोमेन का काम कर जाता है, जो x एक्सिस है वो डोमेन का काम कर जाता है, और जो y एक्सिस है वो इसके लिए कोडोमेन का काम कर जाता है। यानी कि भैया मैं डोमेन में जो भी वैल्यूज पुट करूंगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे y में जाके मुझे मिलेगी और एक ग्राफ प्लॉट हो जाता था, ठीक। लेकिन जब बात की जाएगी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ग्राफ बनाना आसान नहीं है। उसके पीछे का रीजन आपके सामने है। क्यों? क्योंकि हमारे पास XY प्लेन के नाम पे हमारे पास दो ही तो एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस है। यानी कि ये जो हमारे पास डोमेन प्लेन है, हम इसमें सिर्फ, है ना, x और y को लेके जब बात करेंगे तो ये जो प्लेन आएगा ये सिर्फ किसका ग्राफ दे पाएगा, हमें डोमेन प्लेन का ग्राफ दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल फंक्शन है बेटे। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो आप जानते हो कि सर हमारे पास चार वेरिएबल है, तो चार वेरिएबल के लिए कितनी एक्सिस चाहिए, चार एक्सिस चाहिए, लेकिन है कितनी सिर्फ दो। इसलिए आपने कई जगह सुना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, इस तरीके से 2D प्लेन में बनाना तो पॉसिबल नहीं है। इसको हाँ एक तरीके से हमने बनाना सीखा है कि डोमेन प्लेन का अलग से ग्राफ बनाया जाता है और कोडोमेन प्लेन का अलग से ग्राफ बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज और क्लियर कर दें कि सर ये f ऑफ z है, जैसे यहाँ पे f ऑफ x को क्या लिखा हमने, y लिखा है, तो वैसे ही f ऑफ z को हमने क्या लिख दिया, w। क्या लिख दिया, w। थोड़ा और विस्तार से इसमें बात करते हैं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये f ऑफ z है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, w मिलेगा। तो मैं यहाँ पे f ऑफ z को डिफाइन कर रहा हूँ, किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ z। क्या डिफाइन कर रहा हूँ, z। तो बताइए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जहां पे हमें अच्छे से पता है वेयर z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई, z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई। जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें, बताइए क्या मुझे मिलेगा, f ऑफ x प्लस आई वाई बदले मुझे क्या दे देगा, x प्लस आई वाई देगा। इसको कहा जा रहा है कि सर ये है u विच इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। हाँ मैं जानता हूं आपको यहाँ पे y नहीं दिख रहा, अभी दिखाएंगे हम यहाँ पे। और ये है y विच इज नथिंग बट v एंड अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। कैसे सर, देखिए एक और फंक्शन लेते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। f ऑफ z बराबर मैंने लिख दिया z का स्क्वायर। क्या लिख दिया, z का स्क्वायर। और f ऑफ z मुझे क्या देगा, w देगा, है ना, w यानी रेंज। क्या देगा, w देगा, रेंज बोल लो, कोडोमेन बोल लो, जो बोलना बोल सकते हो अभी फिलहाल आप। जहां पे हमें अच्छे से पता है z बराबर कितना है, x प्लस आई वाई। तो जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बताइए क्या मुझे मिलेगा, f ऑफ x प्लस आई वाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और हमें अच्छे से पता है कि अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही लगाऊंगा ये मुझे मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई मिलेगा। यदि ऐसी बात है तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस का ये आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का ये कितना 2xy और ये क्या हो गया आयोटा। देखा जाए कायदे से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का आई टाइम्स ये कितना हो गया 2xy हो गया। ठीक, यहाँ पे हमें लिख दे रहे हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय इतना तो अब याद हो चुका है। यदि इसको कायदे से लिखा जाए तो जरा देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स कितना 2xy। इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने डोमेन में दो वेरिएबल भेजे थे, एक x और एक y। बदले में देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर भेजा तो जो आया है वो भी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स डिफाइन हो रहा है। पर जरा इस पार्ट को देखिएगा, जो रियल पार्ट है, क्या ये रियल पार्ट आपको अगेन फंक्शन ऑफ x और y दिखाई दे रहा है। ठीक, यदि मैं इसको अलग से उठा के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हमने लिखना सीखा है कि सर इट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स और वाई के ऊपर। ठीक, तो इसको नाम क्या दे दिया गया भैया कि एफ ऑफ एक्स वाई ना लिख के इसको क्या बोला जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई। क्या लिखा जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई लिखा जाएगा। अगेन ये वाली चीज को हमने क्या बोल दिया कि सर ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये हो गया वी ऑफ एक्स वाई। क्या इतनी बात समझ में आई। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई है। ठीक, इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड। तो देखिए एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स, ये आई लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसे ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाता है। टू वैल्यूड फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, टू वेरिएबल फंक्शन होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जिसमें इसका जो रियल पार्ट है अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, वही बात हमने यहाँ पे लिखी थी। हाँ, यहाँ पे सर यहाँ पे तो y दिख नहीं रहा, y दिख नहीं रहा यानी कि y 0 हो गया होगा। यहाँ पे सर x दिख नहीं रहा यानी कि x क्या हो गया होगा, 0। लेकिन नो डाउट जब भी f ऑफ z की बात की जाएगी तो f ऑफ z हमेशा क्या होगा, w, जहां पे w मतलब दो वैल्यूज होंगी, एक u होगा और एक v होगा। यदि z का मतलब x और y है तो जब x और y डाला जाएगा तो बदले में आपको क्या मिलेगा, u और v मिलेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। इस तरीके से फंक्शन काम करता है, ये बात याद रखना। तो आखिरी बात यहाँ पे मैं जो बोल दूं कि भैया f ऑफ z इज नथिंग बट व्हाट, w, एंड f ऑफ z इज नथिंग बट व्हाट, u ऑफ x कॉमा y प्लस i टाइम्स v ऑफ x कॉमा y। तो f ऑफ z भी अपने आप में एक कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझाने लायक थी, हालांकि ये सब आपको पता होगा, मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करवाया, आपको याद करवाया है कि हाँ किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम अपने सामने महसूस करते हैं। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं आई तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, डोमेन को डोमेन, ये सारी बातें क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन है आपके पास, लेट एफ ऑफ जेड बराबर कितना, जेड प्लस जेड बार बाय 3, देन इमेज ऑफ मॉड्यूलस जेड इज इक्वल्स टू √3। जरा सुनिएगा, यदि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो क्या लगता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कायदे से यदि इसको लिखा जाए तो ये मेरे पास है z माइनस 0 इज इक्वल्स टू √3, जिसको लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यानी कि 100 बात की एक बात, ओरिजिन इसका 0 है यानी कि सेंटर पे है, और किसी डिस्टेंस √3 को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो इस सर्कल के बाउंड्री में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे लिए क्या कहलाएंगे, z कहलाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब उन्होंने साथ में हमें डिस्टेंस भी दे दिया है। क्या दे दिया है कि सर मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू कितना, √3। अब सुनिएगा, उन्होंने दिया है कि मॉड्यूलस ऑफ z कितना है, √3 है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है भैया, √3 है। ठीक, यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, √3 है ना, ये √3 यहां लिख दिया मैंने, ये √3,
ये वाली डिस्टेंस √3, ये डिस्टेंस √3, समझ में आई होगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये यहाँ पे नहीं है √3 समझाने का मतलब था कि ये वाली डिस्टेंस √3 है, ये वाली डिस्टेंस √3, ये पूरा जो सर्कल बनाया गया है ये किसको लेके बनाया गया है, √3 को लेके बनाया गया है। और सर्कल पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स है वो सारे क्या है, z है। तो 0 से लेके, है ना, O से लेके Z तक के डिस्टेंस को क्या बताया गया है, √3 बताया गया है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, अब Z - 0 ना लिख के उन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया, Z लिख दिया। अच्छा, यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो सब लोग इस बात से एग्री हो जाएंगे कि सर ये हो जाएगा मॉड्यूलस Z का होल स्क्वायर और बराबर में √3 का होल स्क्वायर, जो कि मुझे दे देगा मॉड्यूलस Z का होल स्क्वायर बराबर कितना, 3। मॉड्यूलस Z को लिखा जा सकता है Z × Z बार बराबर कितना, 3। क्या इस बात से आप एग्री हैं? कई लोग को याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला देता हूं। देखिए भैया, ये वाले कॉन्सेप्ट पे भी बात कर लीजिए कि भैया Z × इट्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। मैं यदि इसके LHS की बात करूं, क्या, Z × Z बार, तो हमें अच्छे से पता है कि यदि Z का मतलब होता है x + iy, तो Z बार का मतलब होता है x - iy। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x + iy × x - iy। क्या ये मुझे एक फॉर्मूले की याद दिला रहा है, a + b और a - b, जो कि होता है a का भी स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, जो कि मुझे वैल्यू दे देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक, तो ये Z बार की वैल्यू है। यदि मैं इसी के RHS की बात करूं, तो RHS का मतलब आप अच्छे जानते हैं कि यदि मुझे Z दिया जाए तो x + iy होता है। ठीक, यदि मैं इसका मॉड Z बोलूं तो इतने सारे लेक्चरों में हम जानते हैं कि मॉड Z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जिस दिन मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा उस दिन ये मुझे सिर्फ क्या देगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या लगता है भैया, ये चीज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, और Z बार भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब Z बार किसके इक्वल हो, मॉड्यूलस Z के होल स्क्वायर के बराबर हो। ये प्रॉपर्टी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ी है। ठीक, तो मॉड्यूलस Z के होल स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, Z बार लिख दिया है। चलिए आ जाइए वापस से क्वेश्चन में, ये लिखा मैंने। ठीक, सर क्यों लिखा, क्योंकि भैया मुझे यहाँ Z बार दिख रहा है। अब इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, क्या मैं Z बार की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो कि मुझे मिल जाएगी 3/z। ठीक, क्वेश्चन यदि सॉल्व किया जाए तो ये लिखा हुआ है f(z) बराबर z प्लस कितना, Z बार बाय 3। यदि वैल्यू रखूं मैं तो z प्लस Z बार की जगह क्या रख सकता हूं मैं, आपके सामने लिखा हुआ है 3/z और अपॉन में क्या चल रहा है, 3। ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा z प्लस 3/3z। ठीक, क्या लगता है, 3 से 3 कटेगा, ऊपर बचेगा 1। तो एक्चुअली में f(z) मेरे पास किस तरीके का हो चुका है, z प्लस 1/z हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज करने वाला हूं मैं, होप सो ये बात आपको दिक्कत नहीं देगी, मैं फिर भी वो कॉन्सेप्ट अलग से लिख दूं ताकि तकलीफ ना हो। देखिए, यदि कोई z है तो z को लिखने के 3 तरीके थे। ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता था। ठीक, एक पोलर फॉर्म में भी लिखा जाता था। सर कैसे लिखेंगे z को, तो याद होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, ये कौन सा फॉर्म कहला रहा था, पोलर फॉर्म। और इसी को और कैसे लिख सकते थे, r e⁻i थीटा, इसको बोला जाता था यूलर फॉर्म। तो मैं ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा जरा, यदि z बराबर, सुनिएगा, r e⁻i थीटा यदि मैंने लिख दिया तो इससे क्या समझ में आता है, तो देखिए इससे ये समझ में आता है कि r e ये i यानी कि सिर्फ थीटा कैसा लिया गया होगा, नेगेटिव लिया गया होगा। इसको वापस यदि मैं पोलर फॉर्म में पुट करूंगा तो ये रहा r, बताइए क्या लिखूंगा, cos -थीटा प्लस i sin -थीटा, क्योंकि यही फॉर्म कहलाता है। ये एंगल का मतलब यही होता है, इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है ना। तो ये बताओ, ये हो जाएगा कितना, r cos थीटा और ये मुझे दे देगा माइनस का i sin थीटा।
ठीक, यही वैल्यू देगा मुझे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जबकि साइन माइनस थीटा होता है कितना, माइनस का साइन थीटा। ठीक, ये सारी वैल्यूज थी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भैया इस तरीके से ई की पावर आई थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, इन पोलर फॉर्म, इस तरीके से। तो 100 बात की एक बात कि यदि ई की पावर आई थीटा लिखा है, ठीक, आर ई की पावर आई थीटा लिखा है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा भैया, उसको लिखा जाएगा पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, क्योंकि हमें डी मोवियस थ्योरम भी हमने पढ़ी है। और यदि आर ई की पावर माइनस आई थीटा लिखा हुआ है तो इट कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो हम ये वैल्यूज यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात याद दिला दी है, हालांकि आपको ये बात पता थी। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना, अरे सॉरी क्वेश्चन पे आ जाएं भैया। क्वेश्चन किधर है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे कितना भैया। ठीक, z दिया है, प्लस का कितना दिया हुआ है, 1/z दिया हुआ है। ठीक, तो z को क्या लिखा जा सकता है, आर ई की पावर आई थीटा, एग्री है इस बात से, अभी अभी हमने पीछे देखा। प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/r ई की पावर आई थीटा। वैल्यू ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना, आर ई की पावर आई थीटा प्लस 1/r, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा। हम जानते हैं हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया कितना भैया, कि यदि 1/a की पावर n है, इट कैन बी रिटन एज a की पावर माइनस n। मैं हर छोटी बात पे बात करता हूँ, आप मेरे लेक्चर्स को जो लोग भी देख रहे हैं वो बात सब जानते हैं कि हर जगह जो भी कॉन्सेप्ट है मैं हर कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। ठीक, तो ये बात आ चुकी है। यदि मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूँ, एक बार कैमरा से पूछ रहे हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए देखिए। तो ई की ये इस चीज को यदि पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस कितना, आई साइन थीटा। ठीक, और प्लस का 1/r, इसको पता है ना कैसे लिखा जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, हमें अच्छे पता है सर इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ठीक, हमने सिर्फ ई की पावर आई थीटा को चेंज किया है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं, आर वहीं का वहीं, 1/r वहीं का वहीं। और मैंने अभी अभी पीछे सिखाया था कि एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज u प्लस आई वी। मेरे ख्याल से सबको ये बात याद आई होगी कि इट कैन बी रिटन एज u प्लस आई वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, बताइएगा क्या मिल रहा है मुझे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u प्लस आई वी बराबर r कॉस थीटा हो जाएगा, ये r कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कितना, r आई साइन थीटा। ठीक, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1/r कॉस थीटा। ठीक, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/r आई साइन थीटा हो जाएगा बेटे, इसमें तो दिक्कत नहीं। कॉस कॉस वाले ले लेते हैं और साइन साइन वाले ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया कितना, u प्लस आई वी बराबर, बताइएगा ये दोनों में से कितना कॉमन ले रहा हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r प्लस 1/r, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे से मैं कॉमन ले रहा हूँ प्लस ये आ जाएगा कितना, साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो r माइनस का 1/r। ठीक, और यहाँ पे आगे i लगा दे रहा हूँ और ये साइन थीटा। ठीक, होप सो इतना आपको कॉमन लेते बना होगा। अब देखिए ये रियल पार्ट इधर है और ये रहा रियल पार्ट इधर, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, और ये रहा इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को इससे इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक, ये रहा मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आई है r प्लस 1/r कॉस थीटा, और v की वैल्यू कितनी आई है, r माइनस 1/r साइन थीटा। ठीक, ये वैल्यू आई है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, यहाँ से मैं यदि वैल्यू अच्छे से निकालना चाहूँ, वैल्यू डिराइव करना चाहूँ, मैं दूसरे प्लेन में ले रहा हूँ बात, है ना। ये यहाँ पे हमने u कितना निकाला है, u निकाला है r प्लस 1/r कॉस थीटा, और v निकाला था r माइनस 1/r साइन थीटा। ये हमने निकाला था u और v। अब सुनिएगा जरा, हमें जो क्वेश्चन दिया था उसके मुताबिक, है ना, यहाँ पे ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। ठीक, और ये पूरा का पूरा z है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, √3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये x और y मिलके ये कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, ये तो सिर्फ किसका डायग्राम बन रहा है,
डोमेन प्लेन का, एक्स और वाई मिलकर क्या बना रहे हैं, डोमेन प्लेन, जो कि एक सर्कल बन रहा है। तो कोडोमेन में इसकी इमेज कैसी बनेगी, यानी कि हमें अब क्या बनाना पड़ेगा, कोडोमेन प्लेन। क्या बनाना पड़ेगा, कोडोमेन प्लेन। तो कोडोमेन प्लेन में सर यहाँ पे होता है u और यहाँ पे होता है v। क्या अब बात समझ में आई कि सर डोमेन भी अपने आप में एक प्लेन है और कोडोमेन भी अपने आप में क्या है, प्लेन, इसलिए इसके डायग्राम इतने आसान नहीं होते। तो ये तो डोमेन का डायग्राम बना था और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इमेज बताओ, इस चीज की इमेज कोडोमेन में कैसी बनेगी, तो हम वही निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए, लेकिन कोडोमेन में सिर्फ एक u है और एक v है, लेकिन यहाँ पे देखिए u और v तो है, लेकिन साथ में और क्या आ गया है, थीटा आ गया है, जो कि दिक्कत करेगा। अब थीटा को कैसे एलिमिनेट करें वो देखिए। यदि u की बात की जाए तो ये हो जाएगा कितना, u अपॉन में r प्लस 1/r, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की। यदि v के लिए बात की जाए तो ये हो जाएगा कितना, v अपॉन में r माइनस 1/r, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक, और हमें अब थीटा यदि एलिमिनेट करना है तो हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड यदि कर दें तो क्या मिलेगा। आप जानते हैं, हमने सीखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो भैया इसको दोनों का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे में u स्क्वायर अपॉन में r प्लस 1/r का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक, ऐसे ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन में r माइनस 1/r का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर, दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो भैया मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं, किससे, सेकंड से। तो आपको पता है लेफ्ट और लेफ्ट आपस में ऐड होंगे, राइट और राइट आपस में ऐड होंगे। तो भैया बताइए क्या हो जाएगा, भैया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ यही दोनों ऐड होंगे, और उस तरफ क्या ऐड हो जाएगा भैया, उस तरफ ऐड हो जाएगा कितना, u स्क्वायर अपॉन में r प्लस, अच्छा आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इसमें मत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, प्लस कितना, v स्क्वायर अपॉन में r माइनस 1/r का होल स्क्वायर। ये चीज क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो यदि इसको कायदे से लिखा जाए तो कैसे दिखाई देगा, है ना, ये चीज क्या हो जाएगी, अगली स्टेप में 1 हो जाएगी। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, कैसे कि u स्क्वायर अपॉन में r प्लस 1/r का होल स्क्वायर, बीच में प्लस v स्क्वायर अपॉन में r माइनस 1/r का होल स्क्वायर बराबर में कितना, 1। क्या लगता है ये किस चीज की इक्वेशन है, हमने 11th क्लास में देखा है, एक इक्वेशन हुआ करती थी एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर कितना, 1, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये किसकी इक्वेशन हुआ करती थी, इलिप्स की इक्वेशन हुआ करती थी। नो डाउट r प्लस 1/r इज अ रियल नंबर। r क्या है, r हमारे पास अच्छे से जानते हैं क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा नीचे भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन में एक्चुअली क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर के डायग्राम, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ पाए कि डोमेन प्लेन में जो चीज सर्कल थी √3 का, वो चीज कोडोमेन प्लेन में एक इलिप्स में बदल गई है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के, क्योंकि इसका एक ही पेपर में सारे ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में हमारे पास तो 2 ही एक्सिस तो होती हैं। तो 2 एक्सिस तो उसके सिर्फ डोमेन के 2 एलिमेंट ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो भैया यहाँ पे एक डायग्राम दूसरे डायग्राम में जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो डायग्राम डोमेन में √3 की तरह बिहेव कर रहा था, वो कोडोमेन में जाके किस तरह बिहेव करता है, इलिप्स की तरह बिहेव करता है। यदि आपको इसको जोड़ना है तो कुछ इस तरीके से, जैसे यदि f ऑफ x बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, जो कि नथिंग क्या है, मतलब y है। तो आपको पता है कि ये कहलाता था डोमेन सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो यदि यहाँ पे 1 है, यदि यहाँ पे 1 है तो वो कोडोमेन में किस तरीके से जाके बिहेव करता है, 1। यदि यहाँ पे कोई 2 है तो किस तरीके से जाके बिहेव करेगा, 4। यदि यहाँ पे -2 है तो किस तरीके से जाके बिहेव करेगा, 4। यदि यहाँ पे -1 है किस तरीके से जाके बिहेव करेगा, 1। तो ये जो बात थी, ये रियल वैल्यूड फंक्शन की बात थी। कोडोमेन में अपने आप में ये एक प्लेन है ना, ये कैसा प्लेन है भैया, ये आपके पास एक XY प्लेन है। प्लेन से प्लेन पे बात हो रही है, u और v पे बात हो रही है। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो चीज कोडोमेन प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट होने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इसलिए डायग्राम एक सिंगल पेपर में पॉसिबल नहीं है। तो डोमेन प्लेन का अलग ग्राफ बनता है और कोडोमेन प्लेन का अलग ग्राफ बनता है। ठीक,
क्योंकि हमें कितनी एक्सिस चाहिए होती हैं, 4 एक्सिस चाहिए होती हैं। तो रही बात, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में हमारा आंसर है आंसर नंबर सी, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ इलिप्स। ये किसकी इमेज रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स की रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये किसकी इमेज रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स की इमेज रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे सर्कल था लेकिन वहां जाके क्या हो चुका है, वहां जाके ये इलिप्स में बदल चुका है। ठीक, तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शंस पे बात करेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।